टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल के से। आपने इसको पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के ड्यूरेशन में, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था ना अपना कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर जो K यूज किया था हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया था, और इसी कांस्टेंट को हम कह रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। बेसिकली ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हम कौन सा यूनिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, एंड द सेकंड इज मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस जिस मीडियम में रखें वो कौन सा मीडियम है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम हमारा प्रेजेंट है। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। फॉर CGS यूनिट सिस्टम K इज इक्वल टू 1। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है वो CGS सिस्टम में 1 है। फॉर SI यूनिट सिस्टम स्मॉल k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा, अगर मैं फ्री स्पेस के लिए इसको देखूं तो k है जो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है। ये दोनों ही अभी फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। अभी एक अगला हमारा टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमें अदर मीडियम्स के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसको कैसे यूज करते हैं, यहीं से इसको कैसे यूज करेंगे वो आपको वहां से पता चल जाएगा। इसकी जो यूनिट्स होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ये यूनिट जनरली पूछ ली जाती है कई बार। तो इस तरीके से हमने इसके लिए निकाल लिया। अब बात आती है कि इसके डायमेंशन भी निकालें। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, और ये जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 8.85 × 10⁻12। जो यूनिट्स ऐसा यूनिट इसके लिए लिखी हुई है जस्ट अपोजिट साइन के साथ इसके लिए लिख जाएंगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसके लिए निकाल लिया। अब निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के लिए। तो उसके लिए यहां से एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे, F × R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। देखो यहां से ये ऊपर चला गया और ये दोनों यहां से ऐसे नीचे आ गए, तो ये बन गया FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब मैं इन सब का डायमेंशन जब रखूंगा तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा m/t-2। R क्या है यहाँ पे, R बेसिकली है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, तो R क्या हो गया, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। ये है Q, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और ये एक बार हो गया 80। तो इस तरीके से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा यहां से, तो m केवल एक बार यूज हुआ है, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा m की पावर 1। l नीचे l नहीं है, सीधा यहां से l एंड l स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा l की पावर 3। आफ्टर दैट t -2 पावर यहाँ है, एक और एक 2 यहाँ पे भी है, तो ये बन जाएगा t की पावर -4। उसके बाद a, यहाँ पर a इंटू a की पावर 2 हो गई, बट ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जाके ये -2 हो जाएगी। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब यहीं पर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं परमिटिविटी के लिए भी। तो ये यहां से आप देख सकते हो ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो जस्ट यहां से परमिटिविटी का डायमेंशन निकालने के लिए इसके जो ऊपर वाले साइन है ये अपोजिट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा m-1 l-3 t + 4 a + 2।
कि डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो यहां तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इतना ही बहुत है इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इंडिकेट किया जाता है इसको एप्सिलॉन आर या फिर के से, कैपिटल के से। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, मैं बताना चाहूंगा। कूलम्ब्स लॉ में हम लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे इसको कैपिटल के लिखते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का टॉपिक आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल के से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को भी कर रहे हैं। तो आप इस मिस्टेक को ना करें और इसको स्मॉल के से ही इंडिकेट कर लें। ओके, तो इसको जब मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो यहां पर मुझे देखने को मिलता है परमिटिविटी का रोल। ये एप्सिलॉन जो है ये हमें इंडिकेट कर रहा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब बहुत सा अधिकतर जगह हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे, वो बेसिकली फ्री स्पेस हम मान रहे थे, वैक्यूम का केस हम मान रहे थे, तो हम वहां पे एप्सिलॉन यूज कर रहे थे। अब ये केवल एप्सिलॉन है। बेसिकली ये टॉपिक हमें बताता है कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर फ्री स्पेस में रखे जाएं तो उनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिफरेंट होगा। उनको अगर वाटर में रखा जाए तो डिफरेंट होगा, उन्हें ग्लास के मीडियम में रखा जाए तो उनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगेन डिफरेंट होगा, और कोई इंसुलेटर्स मीका पेपर वगैरह कुछ ऐसे यूज किया जाए तो उसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फिर दोबारा से डिफरेंट होगा। तो बेसिकली जो हमारा परमिटिविटी है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम टू मीडियम। और अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इट इज द प्रॉपर्टी of the medium which indicate the force of interaction between 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ये बताती है कि कितना फोर्स होगा, ये इंडिकेट करती है बेसिकली, क्योंकि यहां से सीधा सीधा इसमें वरी हो रहा है। अब एक इस रिलेशन से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से देख सकते हैं कि एप्सिलॉन अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी रह जाती है कि परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। भाई परमिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है एप्सिलॉन, तो परमिटिविटी बढ़ने के साथ साथ फील्ड लाइंस को परमिट ज्यादा कर रहा है और उस वजह से फोर्स बढ़ जाएगा, जबकि होता अपोजिट है। तो इस कंसेप्ट को मैं इस तरीके से भी समझाना चाहूंगा कि बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग दैट हाउ मच इट इज परमिटिंग इट्स ओन फील्ड which reduces the electric field या force of interaction। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि मीडियम का एक अपना एक फील्ड होता है और जो रिड्यूस करता है किसको, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन चार्जेस के बीच में, उनको रिड्यूस करता है। तो ये परमिटिविटी बताती है कि उस फील्ड को कितना परमिट कर रहा है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करने वाले फील्ड को कितना परमिट कर रहा है, ये एक तरीके से यहां से इंडिकेट किया जा सकता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी से ही रिलेटेड है क्योंकि इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। बेसिकली रिलेटिव से आप समझ सकते हो कि कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है दो मीडियम्स के बीच में बेसिकली। तो इसको अगर मैं इंडिकेट करूं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से हमारी इसकी पहली डेफिनेशन निकल के आती है। इट इज डिफाइंड as the ratio of absolute electrical permittivity of the medium to absolute electrical permittivity of free space।
देखो ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी भी पर्टिकुलर मीडियम की, और ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कि कितने टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन कंपैरिजन टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है कितने टाइम्स हमारी किसी मीडियम की परमिटिविटी है, ये हमारा डिफाइन किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर से। इसकी एक और भी डेफिनेशन बन सकती है, दैट विल बिकम दिस, FO is basically the force in free space and FM is the force in medium, क्योंकि इन दोनों का रेशो भी यही रहेगा, जैसा कि मैं आपको करके भी दिखा सकता हूं, FO अपॉन FM ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां ये नीचे से बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन दिस विल बिकम Q1 Q2 दिस इज आर स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, एंड दिस विल बिकम एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से रेशो निकल गया, सेम टू सेम है, डेफिनेशन पहली वाली जैसे हमने लिखी है। तो एक और डेफिनेशन हमारे लिए इसकी बन गई, it is defined as the ratio of force of interaction between two point charges separated by certain distance in, ऊपर कौन सा आया हुआ है, फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस टू force of interaction between same point charges separated by same distance। कि दो पॉइंट चार्जेस, देखो F जो है हमारा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, तो बेसिकली हमें इनको भी सेम रखना है, तो इसलिए इन्हें भी हमें डेफिनेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने लिखा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस मैंने बता दिए, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ये आर मैंने निश्चित कर दी, ये अपने आप में कांस्टेंट है ही, बाय सर्टेन डिस्टेंस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेम पॉइंट चार्जेस, यही पॉइंट चार्जेस मैंने रखे, एंड सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस, सेम ही उसका आर रहा जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन ही इसकी बनी। तो ये टॉपिक आपको अब तक का अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं जहां से क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, वो भी मैं अभी क्लियर करता हूं आपके लिए। क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है बेसिकली रेशियो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी ना तो कोई यूनिट होती है, क्योंकि जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है। इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। क्लियर? इसके बाद आते हैं कि कुछ वैल्यूज हमें पूछ ली जाती हैं या उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1। फ्री स्पेस के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी 1 है फॉर फ्री स्पेस।
अच्छा, सबसे कम वैल्यू परमिटिविटी की किसके लिए, वो भी फ्री स्पेस के लिए ही है। ये सबसे कम वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए, क्या, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये सबसे कम वैल्यू होती है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सबसे कम वैल्यू होती है, इससे कम किसी की भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1, इट मींस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1 कब होगा, जब ये ऊपर वाला भी मेरा एप्सिलॉन नॉट ही हो जाए। तो फ्री स्पेस वैसे भी मैंने आपको पहले से बता चुका हूं, तो इस तरीके से ये हमारा होता है। इसके अलावा एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर इज 81, वाटर के लिए हो गए। एप्सिलॉन आर ऑफ ग्लास इज 3 to 4 फॉर ग्लास, ग्लास के लिए 3 से 4 तक होती है, कुछ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हो जाता है उसमें भी, तो 7 तक पहुंच सकती है ज्यादा से ज्यादा है। और मेटल के लिए ये क्वेश्चन जनरली आता है, इट इज इनफाइनाइट। मेटल के लिए जो है हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक होगा। ओके, और इंसुलेटर्स की बात करें हम, तो इंसुलेटर्स के लिए ये 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। और क्योंकि फ्री स्पेस भी अपने आप में वैक्यूम भी एक इंसुलेटर है, तो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो अपने आप एक इंसुलेटर ही हो गया, फॉर इंसुलेटर। इस तरीके से मैंने ये वैल्यूज भी आपको बता दी, और ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।